कल की क्लास में हमने थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो पढ़ लिया था। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि विस्थापन धारा होती क्या है या फिर इस धारा के बहने का क्या कारण आता है वो भी बताया था, लेकिन उसके बारे में कुछ लिख पाया नहीं था। तो आज पहले तो हम क्या करेंगे, उस विस्थापन धारा की डेफिनेशन मैं आपको आज वापिस से बता दूंगा किस कारण वो बहती है, तथा साथ में ही जो मतलब इसका कारण या ये किस कारण बहती है जिसने सिद्ध किया था या फिर इसके कारण के बारे में जिसने बताया था वो था मैक्सवेल। जो उस मैक्सवेल ने इस धारा के बहने का कारण या फिर धारा घनत्व के लिए एक फॉर्मूला भी दिया था जो विस्थापन धारा के ऊपर आधारित है, वो फॉर्मूला भी आज की क्लास में हम याद करेंगे। विस्थापन धारा या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो हमें इस करंट के बारे में पढ़ना है कि ऐसी धारा जो कि बिना आवेशों के प्रवाह के कारण बहती है, तो उस प्रकार की धारा को भी हम कह सकते हैं विस्थापन धारा कह सकते हैं। इसको समझने के लिए किसका उपयोग किया गया, संधारित्र का उपयोग किया गया। संधारित्र में धारा प्रवाह को जो विस्थापन धारा है उसको हम क्या कर सकते हैं, संधारित्र में किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है उसके आधार के ऊपर हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार से संधारित्र के अंदर धारा बहती है उसी नियम के आधार के ऊपर क्या किया जाता है, विस्थापन धारा को पढ़ा जाता है। जिसमें अगर हम संधारित्र को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तब भी उसमें क्या बहती है, धारा का चालन होता है। और जब इसको क्या करते हैं, हम निरावेशित करते हैं, उस कंडीशन में भी इसमें क्या होता है, धारा का चालन होता है। अब दोनों ही कंडीशन के अंदर धारा का चालन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्वेश्चन ये उठता है कि जब इसके अंदर आवेश का प्रवाह ही नहीं हो रहा है, क्योंकि प्लेटों के बीच में आप देखोगे संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो बहुत ज्यादा इन प्लेटों के बीच में एक तो गैप है और उसके बाद में जब इसमें आवेश का ही प्रवाह नहीं हो रहा तो फिर इसके अंदर धारा का चालन कैसे हो रहा है। मतलब अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें धारा का चालन कैसे होता है या फिर धारा चालन का क्या कारण है। मेनली क्वेश्चन इसके अंदर ये उठता है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि संधारित्र के अंदर जिस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है उस आधार के पर हम विस्थापन धारा को समझ सकते हैं, लेकिन उसी संधारित्र के अंदर आवेशन या निरावेशन मतलब उसको हम चार्ज करेंगे या डिस्चार्ज करेंगे, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर धारा का प्रवाह होगा। तो उसके अंदर जब प्लेटों के अंदर बीच में पहले से गैप बहुत ज्यादा है, तो इन प्लेटों के बीच में गैप ज्यादा होने के कारण इसमें से धारा कैसे बह रही है, कोई करंट जब आवेशों का ही प्रवाह नहीं हो पा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो उस कंडीशन में इसमें धारा कैसे बहती है, वो कारण हमें समझना पड़ेगा। जिसे किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने इस संधारित्र को जो नॉर्मली कोई भी संधारित्र है उस संधारित्र को क्या किया, उसने एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने के पश्चात उसने पाया कि जो संधारित्र की प्लेट है उसके ऊपर क्या है, आवेशन या फिर चार्जिंग स्टार्ट होती है। तो उसने पाया कि जब बैटरी के ऊपर चार्जिंग होती है या डिस्चार्जिंग होती है तो उस कंडीशन में इन दोनों प्लेटों के मध्य वोल्टता का परिवर्तन होता है। वोल्टता का परिवर्तन कह सकते हो या विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, या फिर उसका विद्युत क्षेत्र इन प्लेटों के बीच में क्या होता है, उत्पन्न होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को मालूम है दो आवेशों के मध्य हमेशा उत्पन्न होता है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ता है, आवेश घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी घटेगा। तो जब संधारित्र को उसने क्या किया, ये इस डायग्राम को भी साथ साथ में बना देना। जब मैक्सवेल ने क्या किया, एक संधारित्र को क्या किया, एक बैटरी से जोड़ा। तो बैटरी से जोड़ने के पश्चात उस प्लेटों के ऊपर क्या है, प्लस के रूप में एक प्लेट के ऊपर और एक की प्लेट के ऊपर क्या है, माइनस के रूप में आवेश से वो क्या हो रही थी, आवेशित होती है। तथा अगर वहीं पर हमें इस बैटरी को क्या, इस संधारित्र को क्या करना चाहे, डिस्चार्ज करना चाहे, तो चार्जिंग करेंगे तो प्लेटों के ऊपर आवेश का मान बढ़ेगा, डिस्चार्ज करेंगे तो आवेश का मान घटेगा। तो ये इस प्रकार से आवेशन तथा निरावेशन के दौरान जब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र के मान में कमी या जो वृद्धि होती है, तो इस विद्युत क्षेत्र के मान में कमी या वृद्धि होने के कारण इन प्लेटों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार से धारा का चालन होता है। इस विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण जो इसमें धारा का चालन होता है, उसी धारा को उसने क्या बोला, विस्थापन धारा बोला। कि जो ये प्लेट है, इन प्लेटों के ऊपर जब एक बार आप चार्जिंग करोगे तो इन प्लेटों के ऊपर एक बार धनात्मक आवेश एक के ऊपर और एक के ऊपर ऋणात्मक आवेश का मान बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में भी आप देखोगे तो स्टार्टिंग में आवेश का मान कम होगा और जब वो पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगी तब उसके ऊपर आवेश का मान कंप्लीट या फुल आवेशित होगी, तब भी उसमें आवेश का मान हाई होगा। तो आप देखोगे तो जब स्टार्टिंग से पूर्ण आवेशित होने तक पीस के अंदर क्या आवेश का मान परिवर्तित होता है। तो आवेश का मान परिवर्तित होने के कारण या चार्ज का मान परिवर्तित होने के कारण इनके अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। इसी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण, इसी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण इस प्लेटों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार से धारा का चालन होता है। या फिर आप ये कह सकते हो इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर क्या उत्पन्न होती है, एक धारा उत्पन्न होती है और इसी धारा को क्या बोला जाता है, विस्थापन धारा बोला जाता है। मैक्सवेल ने क्या किया, संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जिससे उसके प्लेटों पर आवेश संग्रहित होने लगता है, जो कि वोल्टता परिवर्तन को बताता है। जब इसके अंदर आवेशन होगा या फिर इनकी प्लेटों के ऊपर जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ेगा या घटेगा, तो वो कारण क्या होगा, उसका वोल्टता परिवर्तन है, उसी के कारण इसके अंदर क्या है, आवेश का मान बढ़ता है या फिर घटता है। अब उसके बाद में या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, वोल्टता परिवर्तन हो रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन प्लेटों के बीच में क्या है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि आवेशक या फिर आप ये कह सकते चार्जिंग के दौरान उस विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है या फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान आप ये कह सकते हो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान घटता है। तो विद्युत क्षेत्र के मान बढ़ने तथा घटने के साथ में धारा का भी मान क्या है, बढ़ता तथा घटता है। तो इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो इस प्लेटों के मध्य जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है उसके कारण उत्पन्न होने वाली धारा को हम कैसी धारा बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। अर्थात प्लेटों को के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है
जो कि संधारित्र के आवेशित होने पर बढ़ता है तथा निरावेशित होने पर घटता है, जिसके कारण प्लेटों के मध्य एक धारा प्रवाहित होती है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। सॉरी, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब प्लेटों के मध्य ये आवेश का मान बढ़ने या घटने के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस विद्युत क्षेत्र के बढ़ने, तो क्या आपको मालूम है आवेशन होगा तब चार्ज का मान बढ़ेगा, तब विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा। जैसे ही चार्ज का मान घटेगा तो उस समय विद्युत क्षेत्र का मान भी घटेगा। भले विद्युत क्षेत्र का मान बढ़े या भले विद्युत क्षेत्र का मान घटे, दोनों ही कंडीशन के अंदर इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके अंदर क्या होता है, एक धारा का चालन होता है। उसी धारा को क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो धारा बहेगी उस धारा को कौन सी धारा बोलते हैं, विस्थापन धारा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मिटा दो बोले पाक सिंह, डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक, अब इसके फॉर्मूले का व्युत्पन्न भी कर लेते हैं। किसी भी प्लेट के ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है उसका मान क्या होता है, प्लेट के पृष्ठ पर आवेश घनत्व। हमने 3 प्रकार के आवेश घनत्व पढ़े होंगे। एक तो किसी लंबाई के ऊपर आवेश कितना है, कोई भी एक तार है उसकी लंबाई के ऊपर आवेश का मान, या किसी प्लेट के ऊपर पृष्ठ क्षेत्रफल के ऊपर आवेश का मान, और एक किसी भी आयतन के अंदर आवेश का मान। तो उस आधार के ऊपर आपने क्या है, 3 प्रकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एकांक लंबाई के रूप में क्षेत्रफल तथा साथ में आयतनिक आवेश घनत्व, ये 3 प्रकार के आवेश घनत्व आपने पढ़े होंगे। तो इन प्लेटों के ऊपर, इस प्लेट के एकांक क्षेत्रफल के ऊपर जो आवेश घनत्व होगा उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा से। और सिग्मा का मान क्या हो जाएगा, Q/A। जितना आवेश इस प्लेट के ऊपर है और इसका एरिया कितना है, उस एरिया के ऊपर जो आवेश होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व, और उसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर Q/A आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से सिग्मा बराबर Q/A आ गया। तो उस आधार के ऊपर हम जो प्लेटों के ऊपर विद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या होता है, क्षेत्र E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप।
यहाँ से सिग्मा का मान रख देंगे इसके अंदर, तो हमें इस प्लेट के ऊपर या इन जो संधारित्र की प्लेट है उनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है या किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है या उसका मान क्या होगा, उसका मान भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ई वेक्टर बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट n क्या। यहाँ से इसको अगर अदिश रूप में लिखे तो ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इन प्लेटों के मध्य आवेश का मान ज्ञात करना है, तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट E। इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dq अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा, d बाय dt A एप्सिलॉन नॉट E आएगा। और ये dq अपॉन dt प्रति सेकंड या एक बहने वाले आवेश, जो प्रति सेकंड में आवेश बैठता है उसके आप लोग करंट बोलते हो, तो यहाँ पे वो करंट की डेफिनेशन से I बराबर dq अपॉन dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बहने वाली धारा का मान I बराबर क्या आ जाएगा, प्रति सेकंड बहने वाले आवेशों की संख्या या आवेशों की दर जो होती है वो क्या बोलाती है, I बराबर dq अपॉन dt। जो ये I है, यहाँ से ये I और उधर से आप देखो A और एप्सिलॉन नॉट, ये दो चीजें इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इन दोनों कांस्टेंट को हम क्या ले सकते हैं, बाहर ले आएंगे इस अवकलन से। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, I बराबर A एप्सिलॉन नॉट डी ई वेक्टर अपॉन dt। जहां पे ये डी वेक्टर या फिर आप कह सकते हो डी बराबर जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन सदिश, तथा इस विस्थापन सदिश में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डी ई वेक्टर अपॉन dt है इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जिसे किस फॉर्मूले में भी लिखा जाता है, JD के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहां से जो JD है उसका मान क्या आ जाएगा, I बराबर A इंटू JD। तो J टू D बराबर क्या आ जाएगा, A अपॉन I अपॉन A। ये जो है ये क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है वो इस संधारित्र के अंदर आवेश की गति के कारण नहीं होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी के अंदर जो ये मेन पॉइंट ये है कि यह धारा घनत्व प्लेटों के बीच आवेश गति के कारण नहीं होता है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। क्लियर दिखाई दे रहा है यहां तक? तो कोई प्रॉब्लम है यहां तक आप लोगों को? ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही मान लें कि इसके अंदर अगर हम किसी भी चालक के अंदर, ये तो क्या है, बिना आवेश के प्रवाह के कारण करंट है,
अगर मान लो यहीं पर अगर हम किसी भी चालक के अंदर किसका मान ज्ञात करना चाहे, करंट डेंसिटी का मान ज्ञात करना चाहे, तो उसका मान क्या होगा वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसी तरह से। किसी चालक में बहने वाली धारा I बराबर क्या होता है, dq अपॉन dt। तो यहाँ पे जो Q है वो तो क्या होगी, इन प्लेटों के ऊपर या किसी भी संधारित्र या फिर कोई भी चालक है उसके अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा होगी, और आवेश का मान जो है वो यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी करंट बह रही है, या फिर इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसके आधार के ऊपर किसी चालक में बहने वाले आवेश या फिर किसी भी चालक में बहने वाली धारा घनत्व का मान भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि Q बराबर क्या होगा इसमें भी, ए एप्सिलॉन नॉट ई। अगर मान लो किसी चालक के पृष्ठ क्षेत्र पर आवेश घनत्व का मान क्या हो जाए, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए के रूप में हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर निकाल सकते हैं उसका मान, सॉरी बहने वाली धारा या फिर धारा घनत्व का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वापस इस Q का मान रखोगे तो I बराबर क्या मिल जाएगा, d बाई डी टी ए एप्सिलॉन नॉट ई। I बराबर क्या आ जाएगा, ए डी बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट ई। वहां पे आपने प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट करंट निकाली थी उसका मान आईडी बराबर क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट डी ई वेक्टर अपॉन dt। और अगर किसी भी चालक के अंदर आवेश है तो आप लोगों को मालूम उस आवेश के कारण जो करंट होगी या चालन धारा जो होगी उस आईसी का मान भी क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी ई वेक्टर अपॉन dt के रूप में होता है। दोनों ही फॉर्मूले सेम है, तो इसका मतलब ये होगा किसी भी चालक के अंदर उसके प्लेटों के मध्य बहने वाली धारा कौन कौन सी, दो प्रकार की धारा, एक तो कौन सी विस्थापन धारा तथा दूसरी कौन सी चालन धारा का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अंदर किन्हीं भी प्लेटों के मध्य आप लोगों की इस पॉइंट से इन दोनों जो ये आईडी करंट, एक तो आईडी आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी और आईसी का जो मान होता है वो कौन सा होता है, चालन धारा। चालन धारा जो होती है वो आवेशों की प्रवाह के कारण होती है तथा डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो उसके अंदर उपस्थित विद्युत क्षेत्र के कारण होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा हमेशा किसके बराबर होती है, चालन धारा के बराबर होती है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, भाग सिंह नहीं? तो आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, जो ये फॉर्मूला लिखा है वापस Q बराबर ए एप्सिलॉन नॉट ई। अब इसके अंदर क्या किया गया है कि जो ये
ई बराबर जो होता है आप लोगों को मालूम है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी प्लेट के लिए। तो प्लेट में अगर मान लो कि हमने एक चालक की प्लेट ली है तो उस चालक की प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। उससे वापस अगर हम आवेश का मान ज्ञात करना चाहे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा। उस मान को इस समीकरण में रखेंगे तो जो हमें धारा मिलेगी किसी भी चालक के अंदर आवेशों के प्रवाह या चालन धारा, उसका मान जो होता है वो ए एप्सिलॉन नॉट डी ई वेक्टर बाय डी टी होता है। और आप लोगों को जो विस्थापन धारा बताई थी वो आई डी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी ई वेक्टर बाय डी टी, जो कि किसके कारण किसी भी प्लेट या जो संधारित्र की प्लेट है उनके बीच उनके आवेशन तथा निरावेशन के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके कारण वो धारा होती है। इन दोनों धाराओं का मान हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए और कुछ भी नहीं इसके अंदर विस्थापन धारा के अंदर। नॉर्मली 2 नंबर की डेफिनेशन में या फिर 3.5 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि क्या किसी भी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा तथा चालन धारा बराबर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी भी, जो क्वेश्चन के रूप में ऐसे भी पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा चालक में चालन धारा के बराबर होती है। ये क्वेश्चन भी वो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा सा पूछ ले कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी संधारित्र की प्लेट के मध्य जो विस्थापन धारा होती है वो किसी चालक में चालन धारा के बराबर होती है, ये सिद्ध कीजिए। तो उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये वाला मेथड करना पड़ेगा या ये प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही छोटी और सिंपल सी। आप लोगों को बस प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के बारे में मालूम होना चाहिए और कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ये विस्थापन धारा पूरा हो गया। आप लोगों को जो अब इसके अंदर पढ़ना है वो पढ़ना है मैक्सवेल की इक्वेशन, जो टोटल 4 इक्वेशन है। एक एम्पियर के लॉ के ऊपर, 2 स्थिर विद्युत की तथा स्थिर चुंबकीय के ऊपर और एक है फैराडे के नियम के ऊपर। तो जो मैक्सवेल था उसने टोटल क्या दी थी, विद्युत चुंबकीय के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल की जो समीकरण थी वो किस किस के ऊपर, एक तो सबसे पहला किस नियम के ऊपर आधारित था, स्थिर वैद्युतिकी के ऊपर, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर, स्थिर चुंबकीय के ऊपर, सेम गॉस के नियम के आधार के ऊपर। तीसरा नियम जो था वो था एम्पियर का नियम, जो कि किसके ऊपर, धारा घनत्व के ऊपर आधारित है। चौथा नियम जो है आपके फैराडे का नियम, जो कि किसके ऊपर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसके अंदर जो मैक्सवेल की समीकरण है उसमें टोटल क्या 4 समीकरण पढ़नी है। एक तो स्थिर वैद्युतिकी के ऊपर, जो कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के प्रवाह के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसके ऊपर आधारित है। दूसरा वहीं पर स्थिर चुंबकीय के ऊपर, जो कि आप लोगों के अंदर इसके अंदर आप पढ़ोगे कि जो कोई भी चुंबक जो होता है वो हमेशा क्या है, 2 ध्रुवों के साथ में ही उपस्थित होता है, कभी भी एक ध्रुव के साथ उपस्थित नहीं होगा, ना तो नॉर्थ पोल के साथ में, ना अकेला साउथ पोल के साथ के ऊपर उपस्थित होगा। और तीसरा जो धारा घनत्व का नियम, धारा घनत्व के अंदर जो आप 2 प्रकार का धारा घनत्व पढ़ते हो, एक चालन धारा और एक
डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके ऊपर आधारित एक एम्पियर का नियम है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें क्या है कि किसी भी विद्युत चुंबकीय धारा को या फिर आप बोल सकते हो कि जो इसके अंदर करंट है उसको प्रेरित करने के ऊपर आधारित जो चौथा नियम है वो है। इन चारों नियमों के आधार के ऊपर जो इसके अंदर इक्वेशन बनेगी अलग अलग डिफरेंशिएट फॉर्मेट में, क्योंकि जो भी ये चारों समीकरण है उन चारों समीकरण के अंदर आप मैक्सवेल के द्वारा जो ये चारों नियम है, विद्युत चुंबकीय फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम तथा गाउस के जो दो नियम है, इन चारों नियमों के अंदर आप क्या पढ़ोगे? समाकलन तथा साथ में कौन सा रूप पढ़ोगे?